तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MIC 04 के सिलेबस को। ओके। तो ये हमारा पहला लेक्चर है MIC 04 का। सो इन फर्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस को। क्लियर है? तो देखिए भाई, ये यदि आप ये पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मैं कॉल ऑन दिस नंबर 9155545177। ये ठाकुर सर अकेडमी का ऐप का नंबर है, ठीक है। और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम एंड्रॉइड। तो इस कोर्स का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस कोर्स का नाम है, और इस कोर्स के अंदर टोटल जो है 4 क्रेडिट है। 4 क्रेडिट का मतलब है कि टोटल 4 यूनिट इस कोर्स के अंदर है, ठीक है भाई। तो टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट आपको स्टडी करना है इस कोर्स के अंदर, दैट इज 4 यूनिट्स, ठीक है। तो यू हैव टू स्टडी 4 यूनिट्स। इस कोर्स के अंदर आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें 3 जो यूनिट है दैट इज डेडिकेटेड टू थ्योरी, मतलब कि ये थ्योरी पोर्शन है। थ्योरी पोर्शन है, क्लियर है। और जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, इट इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। क्लियर है? तो ये प्रैक्टिकल है। ये क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? ओके। नाउ ये वही कोर्स है जो मेजर कोर्स वालों ने MJC 04 के नाम पे पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो दोनों का सिलेबस क्या है? सेम है। बोथ कोर्सेज आर सेम। ओके। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जो सेमेस्टर 4 में पढ़ा होगा, सॉरी सेमेस्टर थर्ड में पढ़ा होगा, MJC 03 प्लस MJC 04, उन्होंने पढ़ा होगा जिनका फिजिक्स मेजर है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम डिस्कस करें माइनर कोर्स के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि MIC कोर्स उनके लिए है जिनका ऑनर्स पेपर, मेजर पेपर क्या है, या तो मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री है। क्लियर है? उनके लिए माइनर पेपर है। ओके। तो MJC 04 जो जिनका फिजिक्स मेजर है, उन्होंने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में। ओके। तो इसका सिलेबस और MIC 04 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लगभग सेम है सिलेबस, ठीक है। पूरा सिलेबस सेम नहीं है। ओके। टोटल जो कोर्स है उसमें, कोर्स में पहला जो आपका यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। तो पहला यूनिट क्या है आपका? इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स जो टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैट्स मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज पार्टिकल, स्टैट मतलब रेस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? ऐसे फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। चार्ज के रेस्ट होने के कारण, ठीक है, जो जो फिनोमेना क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फिनोमेना क्रिएट होता है, ठीक है। इस सब को हम स्टडी करते हैं स्पेशल ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर है? और इस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है और रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फिनोमेना? तो पहला फिनोमेना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें स्पेशल केस है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ठीक है। क्लियर है? इसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, मतलब मान लीजिए कि ये एक चार्ज स्फीयर है। क्लियर है? तो इसके कारण फील्ड का वैल्यू कितना होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। इस पूरे स्फीयर के ऊपर क्या है? चार्ज है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है। फिर आपको डिस्कस करना है गाउस लॉ के बारे में। गाउस लॉ का मेन जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो ये होता है, ठीक है, कि गाउस लॉ के द्वारा हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का 4 तरीका होता है जो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक बार थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो एक आप कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्री ऑफ द फिगर के आधार पे, जिसको हम बोलते हैं कुलम्स लॉ। क्या बोलते हैं? कुलम्स लॉ। तो पहला जो लॉ होता है उसको बोलते हैं कुलम्स लॉ, जिसके द्वारा आप क्या करते हो? जिसके द्वारा आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हो, ठीक है भाई। लेकिन कुलम्स लॉ के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि इसके यदि यदि मान लो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लियर है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कुलम्स लॉ से काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। क्लियर है? तो मैथमेटिक्स को ओवरकम करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक नए मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम देखते हैं कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सिमेट्री का एक सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो कि हमने एक पैराबोला ड्रॉ किया, इस तरह पैराबोला ड्रॉ किया। अब यदि पैराबोला का ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, यदि लेफ्ट वाले पार्ट को हम ऐसे टर्न कर दे तो क्या होगा? पैराबोला कुछ इस तरह का हो जाएगा। आ रहा समझ में?
इसका मतलब ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को जब हमने फोल्ड किया तो फोल्ड करने पे क्या हुआ कि ये पार्ट इस पे ओवरलैप कर गया, ठीक है। इसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके सिमेट्रिकल पैटर्न को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, गाउस लॉ के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ की तुलना में गाउस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी है, ठीक है। यानी कूलम्ब्स लॉ को कौन रिप्लेस करता है, गाउस लॉ, गाउस लॉ। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि जो गाउस लॉ है, ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक हम नए मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं लेप्लास एंड पॉइसा इक्वेशन। तो लेप्लास एंड पॉइसा इक्वेशन, लेप्लास एंड पॉइसा इक्वेशन, क्लियर है। और इससे भी सिंपल एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इमेज मेथड, इलेक्ट्रिक इमेज मेथड। तो ये आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, या मेथड ऑफ इमेज भी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इमेज मेथड और मेथड ऑफ इमेज। ये चार मेथड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का। समझ में आ रहा है? ओके, तो यही चारों आई थिंक आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर। एक बार हम देख लेते हैं सिलेबस में क्या है। देखिए पहला क्या लिखा हुआ, तो पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है। ये क्या था, ये है कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ की सहायता से जो है, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लागू हो रहा है, यहाँ पे लागू हो रहा है कूलम्ब्स लॉ। सेकंड क्या है, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गाउस लॉ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फील्ड ऑफ कंडक्टर, ओके। किसी कंडक्टर का फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसको हम समझते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है। तो एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, मतलब कि नीचे जो स्फीयर है वो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के कारण है, ऊपर जो स्फीयर है वो क्या है, प्रोटॉन के कारण है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ट्रैवल करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ट्रैवल करेगा और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका शेप कैसा हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा डम्बल टाइप का, कुछ ऐसा इसका शेप हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों चार्ज के बीच एक सेपरेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। इसी सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं और टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सिलेबस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये कैलकुलेट करना है। डाइपोल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, फॉर आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, अब देखो डाइपोल में क्या होगा, दो चार्ज होगा, क्वाड्रुपोल में क्या होगा, चार चार्ज होगा, ठीक है, फोर चार्ज होगा क्वाड्रुपोल के अंदर। चलिए, इसके अलावा फील्ड निकालेंगे हम क्वाड्रुपोल के कारण, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना होता है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो मैंने बताया था ना, पॉइसा और लेप्लास इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो पॉइसा एंड लेप्लास इक्वेशन, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास इक्वेशन, क्लियर है। और जो इलेक्ट्रिक इमेज मेथड आपको नहीं पढ़ना है, शायद वो एमएससी में पढ़ना होगा, ठीक है। तो वो एमएससी के सिलेबस में है, आपके सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो पहले हम समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, फिर हम इसके सिलेबस को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, देखिए जैसे आप जानते हैं कि नेचर में तीन तरह का जो है, ठीक है, मटेरियल होता है। तो नेचर में तीन तरह का मटेरियल होता है, तो मान लीजिए दो ही तरह का मटेरियल है, ठीक है। तो पहला जो मटेरियल है, ठीक है, वो आपका कंडक्टर है। तो कंडक्टर का मतलब ये होता है कि कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे फ्री चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, बाउंड होगा, ठीक है। मतलब कि एक नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है,
एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, फ्री चार्ज नहीं होता, क्लियर है। तो जब चार्ज फ्री नहीं होगा तो क्या वो कंडक्शन करेगा, मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो करेगा, नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि बाहर से हम फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम बाहर से फील्ड को अप्लाई करेंगे, मतलब कि एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं, मतलब बाहरी फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्फीयर को उठा लीजिए, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट चला जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन ये है लेफ्ट टू राइट। तो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, और इसका शेप कैसा हो गया, डंबल की तरह, एक डाइपोल की तरह बन गया। आ रहा समझ में? अब हम क्या करते हैं, फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब इंटेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा तो क्या होगा, चार्ज पे और ज़्यादा फोर्स लगेगा और इधर और ज़्यादा फोर्स लगेगा। आ रहा समझ में? अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो डंबल है, डंबल टूट जाएगा, ठीक है। जब डंबल टूटेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, डंबल टूटने का परिणाम ये होगा कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं सभी इस तरफ एकोमुलेट हो जाएंगे, और जितने नेगेटिव चार्जेस सब इस तरफ एकोमुलेट हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे चार्ज क्या हो गए, फ्री हो गए, ठीक है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कन्वर्ट किस में हो गया, कंडक्टर के अंदर। आ रहा समझ में? तो इस तरह के मटेरियल को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल है जिसमें कि कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ड्यू टू नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब इस तरह के मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, कि वो क्या करेगा, वो नॉर्मल टाइम में कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको कंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर हम क्रिएट करते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यानी कि उससे हम डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक को कंडक्टर में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये बेसिक आप समझ गए। अब देखिए पढ़ना क्या है आपको पढ़ना इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। यहाँ पे फील्ड है, यहाँ फील्ड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक है। ओके, तो आपने क्या किया, फील्ड जनरेट किया, तो फील्ड इन मैटर। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इससे हम क्या करते हैं, फील्ड को हम मेजर करते हैं, ठीक है, और उसके आधार पे हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को डिवाइड करते हैं, या मटेरियल को हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यही था, पोलराइजेशन कि जैसे ही हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गया, दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइज मतलब किसी चीज़ को चार्ज करना, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर के द्वारा इसको दिखाएंगे, ठीक है। सरफेस चार्ज और बाउंड चार्ज, ओके। इसके अलावा एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, एक टर्म होता है, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई पी एंड डी, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, पी मतलब पोलराइजेशन वेक्टर, और डी मतलब डिस्प्लेसमेंट चार्ज, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इसको हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 3 है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको पहले हम जरा समझते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले देख लो इसमें सिलेबस में क्या क्या है, फिर मैं उस अनुसार बताता हूँ आपको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, क्लियर है, ये वायर है, और वायर से क्या है, वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को रखा। अभी क्या है, अभी चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, ठीक है, क्या है, ये स्टेशनरी है। लेकिन जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल को एक हम वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसको हम स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे इसको हम वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है कि अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाता है, ठीक है, अपने पाथ से ये डेविएट हो जाता है। आ रहा समझ में? जब हम क्या करते हैं, जब हम चार्ज की पोलैरिटी को चेंज करते हैं, मतलब चार्ज यदि पॉजिटिव है उसको हम नेगेटिव कर देते हैं, या नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इन केस ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, डेविएशन कहाँ पे हो रहा है, राइट की तरफ। तो जैसे ही चार्ज को हम नेगेटिव करेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। आ रहा समझ में? यानी यहाँ पे तीन बातें मतलब क्या है, तीन बातें हमने ऑब्जर्व की, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड ने किया था, किसने किया था, ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पहली बात हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे हम स्पीड प्रोवाइड करते हैं, मतलब वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, एक नया तरह का फील्ड जनरेट होता है, और ये फील्ड क्या है मुझे पता नहीं है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन साथ साथ इस फील्ड के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है, वो फोर्स डिपेंड करता है चार्ज के पोलैरिटी के ऊपर कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो यानी ये डिपेंड करता है चार्ज क्यू के ऊपर, ठीक है। तो ये जो नया तरह का फील्ड है, इसी फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, बी, ठीक है। आ रहा समझ में? तो यानी क्यू भी बी, इसके आधार पर जिस फोर्स को हम क्रिएट करते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स के नाम से भी जानते हैं, और ये फोर्स होता है क्यू बी क्रॉस बी। आ रहा समझ में?
क्यू वी क्रॉस बी, तो हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। ये दो टॉपिक पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर से ये क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। आ रहा समझ में? तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो सिंपली हमें पढ़ना है कि इसके कारण टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो टॉर्क समझते हैं, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। तो इफ यू नो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को हम जानते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स, इवन मैग्नेटिक फोर्स कैन क्या कहते हैं, मतलब रोटेट समथिंग, क्लियर है। तो ये जो रोटेशनल इफेक्ट है मैग्नेटिक फोर्स के कारण, उसके कारण क्या होगा, टॉर्क क्रिएट होगा, ठीक है। उससे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क इन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, ये करंट कैरिंग लूप होगा, ठीक है। ये जो है ना लाइन गलत लिखा गया, ये दोनों लाइन सेम होगा, ठीक है। आ रहा समझ में? बायोट सेवर्ट लॉ एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं गाउस थ्योरम के द्वारा, ठीक है, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, आई एम सॉरी, जैसे हम कुलम्ब्स लॉ के द्वारा क्या करते हैं, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं, कुलम्ब्स लॉ का एनालॉगस है बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। और बायोट सेवर्ट लॉ के द्वारा हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो स्थान कुलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर है, ठीक है, वही पोजीशन बायोट सेवर्ट लॉ कहाँ पे है, मैग्नेटिज्म के अंदर है। समझ में आ रहा है? तो बोथ लॉ आर एनालॉगस लॉ, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर लूप, ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसका दो एप्लीकेशन है बायोट सेवर्ट लॉ का। तो पहले पढ़ना है बायोट सेवर्ट लॉ के बारे में, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट लॉ की सहायता से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, जैसे कुलम्ब्स लॉ की सहायता से हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। बायोट सेवर्ट लॉ का दो एप्लीकेशन है, पहला है स्ट्रेट वायर और सेकंड है सर्कुलर लूप, क्लियर है। व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है, ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। देन वी हैव टू स्टडी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। तो जो गाउस लॉ है, ठीक है, जैसे गाउस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर होता है, और गाउस लॉ के द्वारा हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके एनालॉगस लॉ है मैग्नेटिज्म के अंदर, दैट इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ, क्लियर है। तो एम्पियर्स लॉ का मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मेनली हम दो लॉ को यूज करते हैं, ठीक है। पहला लॉ क्या है, पहला लॉ आपका है बायोट सेवर्ट लॉ, और सेकंड लॉ क्या है आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, क्लियर है। इन दोनों लॉ की सहायता से हम क्या करते हैं, सिंपली हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज एम्पियर सर्क्यूटल थ्योरम, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। ओके, फॉर करंट कैरिंग वायर, ओके। इसके अलावा सोलिनॉइड और टॉरॉइड, ये तीन इसके एप्लीकेशन है, तीनों डिस्कस करना है। व्हाट इज गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ओके। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, ये क्या होता है, तो ये देखो जैसे हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक के बारे में, ठीक है। तो मैग्नेटिक, ओके, तो जैसे कि किसी मटेरियल के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक बिहेवियर को शो किया जाता है, क्लियर है। उसमें क्या है कि कुछ शो करता है, कुछ नहीं शो करता है। तो जो शो करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, आ रहा समझ में। और जो शो नहीं कर पाता उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, आ रहा समझ में। तो ऐसे ही क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है। वो मैग्नेटिज्म को भी शो कर सकता है। तो इस तरह के मटेरियल को हमको डिस्कस करना है, इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये वही टॉपिक है, ठीक है। इट इज एनालॉगस टू डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। तो हमें पढ़ना है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जैसे वहाँ पे था पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी आई एन एच, क्लियर है। व्हाट इज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, लॉगरिथमिक डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग रेजिस्टेंस, सीडीआर, क्लियर है। तो ये आपका सिलेबस है। यूनिट 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको याद होगा जब आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा ईएमआई, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हमने पढ़ा था ना कि फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो फैराडे साहब ने क्या किया था कि एक लूप लिया, ठीक है, ऐसा एक लूप लिया, यहाँ पे लगा दिया एमीटर, क्लियर है। और यहाँ पे ऐसा कुछ कॉइल टाइप का लगा दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से हम मैग्नेट को पास करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेट को आगे पीछे जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, ये जो कॉइल है, कॉइल, ठीक है, ये कॉइल क्या हुआ, आगे पीछे करना शुरू कर दिया, मतलब इस कॉइल के सॉरी इस कॉइल में सॉरी इसमें क्या इस सर्किट के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया, आ रहा समझ में। यानी मैग्नेट के मोशन के कारण क्या हो रहा है, मैग्नेट के मोशन के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्लियर है। और वो क्या कर रहा है, वो करंट को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ऐसा कौन सा फेनोमेना हो रहा है जिससे करंट जनरेट हो रहा है, जबकि यहाँ पे तो कुछ कुछ क्या कहते हैं, कुछ एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड नहीं किया गया। करंट को जनरेट करने के लिए वी नीड सम एक्सटर्नल सोर्स, कुछ पावर सप्लाई चाहिए। बट यहाँ पे पावर सप्लाई ना तो बैटरी लगा हुआ है, ना ही इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पावर सप्लाई कैसे हो रहा है, ठीक है।
तो पावर सप्लाई होने का मेन रीजन है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? ठीक है, तो यहाँ देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई, ठीक है, वो होता है बी इंटू एरिया वेक्टर। यहाँ पे बी क्या है? बी है मैग्नेटिक फील्ड और ए क्या है? एरिया वेक्टर है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब ये जो लूप है, ये लूप, इस लूप से जब हम मैग्नेट को इधर हम लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? मैग्नेटिक लाइन पास करेगा। क्लियर है? ये पास करेगा। तो जब हम मैग्नेट को हम क्या करें? मैग्नेट को जब हम मूव करवा रहे हैं, तो मूव करने के कारण क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इन कारणों से जो है, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को के चेंज करने के द्वारा जो है, ठीक है, जब करंट को हम इंड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। तो टॉपिक हमारा है, इसमें दो साइंटिस्ट ने मेजर काम किया था। तो पहला काम किया था फैराडे और सेकंड थे लेंज। तो इसको बोलते हैं फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ, म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड। ठीक है, सिस्टम ऑफ करंट कैरिंग लूप, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट, और इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपका जो एमजेसी 5 का कोर्स है वो स्टार्ट यहाँ से होता है। ठीक है, एमजेसी 5 सॉरी 6 का जो कोर्स है, क्लियर है? मतलब ये बेसिक्स है। ठीक है, क्लियर है? तो जिन्होंने फिजिक्स लिया है उनके लिए बेसिक्स है। ठीक है, वैसे ये कोर्स बीएससी का कोर्स है। ठीक है, तो मैक्सवेल का 4 इक्वेशन है। अगला आपको पढ़ना है लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ये क्या है? तो आपको पढ़ना है यहाँ पे एसी सर्किट के बारे में। आपको पढ़ना है किरचॉफ का लॉ क्या है एसी सर्किट के लिए। ठीक है, आपको पढ़ना है रिएक्टेंस के बारे में, कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस के बारे में। ठीक है, ओके, तो इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल एल सर्किट, ठीक है, मतलब इंडक्टिव सर्किट, यहाँ पे ओमेगा एल होता है। ठीक है, तो ओमेगा क्या फ्रीक्वेंसी है? तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब रेजिस्टेंस वेरी करेगा उसको बोलते हैं इम्पीडेंस रेजिस्टेंस या कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस। ठीक है, आ रहा समझ में? सीरीज एंड पैरेलल एलसीआर सर्किट, यहाँ पे एल क्या है? इंडक्टर है, सी क्या है? कैपेसिटर, आर क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजोनेंस फेनोमेना क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर हम कैसे चेक करते हैं रेजोनेंस का? बैंडविड्थ क्या होता है? और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे पावर इन एसी सर्किट? ठीक है, तो थैंक यू। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर क्लास लेक्चर। ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्लास जिसमें हमने सिलेबस को डिस्क्राइब किया है। कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, दोज हु वांट टू एनरोल इन द कोर्स, ओके, जो भी कोर्स पे एनरोल होना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।